राम राम सभी को। चलिए आज की क्लास हम लोग करेंगे इंडियन पॉलिटी की, जो आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड परिणाम नोट्स की सीरीज है और ये आपके 2026 और 2027 दोनों ही प्रीलिम्स एग्जाम्स को कवर करेगी। कौन कौन से स्टेट के लिए? यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस या फिर आपका उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या झारखंड पीसीएस ही क्यों ना हो, इनके लिए सबसे बेस्ट ये सीरीज है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि ये हमारी घटना चक्र पूर्वालोकन की जो बुक आती है दोस्तों, उसका जो लेटेस्ट एडिशन 2025 का, उसी के पूरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। और ये हमारी निशु मैम है और ये मैं शरद सर। बाकी अगर आप इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं। अदर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप लक्ष्य भेद शॉर्ट नोट्स के साथ जा सकते हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 चारों कंप्लीट होंगे। यूपी स्पेशल पेपर 5 एंड 6 ये भी कंप्लीट है। सेम उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको जाना है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 16 या 17 नंबर पे होगा, मुझे याद नहीं है, क्योंकि इतना पता है कि आज की क्लास और कल आने वाली क्लास, इन दो क्लास में हम पूरी पॉलिटी को कवर कर लेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो क्लास को होल्ड किया था वो था स्थानीय स्वशासन पर। ठीक है, थोड़ा चैप्टर बड़ा था इसलिए उसको होल्ड कर दिया था, राजभाषा वगैरह पढ़ लिया था। ये रहा आपका स्थानीय स्वशासन। शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, भारत की ग्राम व्यवस्था को छोटे छोटे गणतंत्रों के रूप में किसने वर्णन किया था? यानी ये कहा जा रहा है कि जो भारत की ग्रामीण व्यवस्था है, इसको छोटे छोटे गणतंत्र के रूप में, डेमोक्रेटिक स्थिति के रूप में किसने जो है कि सबसे पहले वर्णित किया या एक्सप्लेन किया? तो ये थे आपके चार्ल्स मेटकॉफ। इन्होंने कहा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन माना जाता है, जो कि 1882 ईस्वी में इन्होंने प्रारंभ किया था। फिर से समझना, भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1882 में इसको प्रारंभ किया था। आगे बात करते हैं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तीसरा स्तंभ वर्ष 1992 के 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 में जोड़ा गया। अब यहीं पर रुक जाना मेरे भैया, यहीं पर रुक जाना। देखो ये क्या कह रहा है, तीसरा स्तंभ 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन। ध्यान देना कि जो आपका 73rd अमेंडमेंट आया था एंड 74th अमेंडमेंट आया था, ये दोनों जो आए थे ना, ये 1992 में आए थे, लेकिन इनको लागू किया गया था 1993 से। तो दोनों को क्लियर रखना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ, तो पारित होने की डेट आपको 1992 मान लिए। ठीक है, 1992। अब पूछेगा कि कब लागू हुआ है, यानी प्रभावी कब हुआ, तो आपको बताना 1993। ठीक है, तो 1992 के 73वें संशोधन और 74वें के माध्यम से 1993 में जोड़ा गया। कैसे? देखो, 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 को जो है कि लागू किया गया और 74वां संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। और यही वजह है कि पंचायती राज दिवस को जो 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा भाग? भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक सारे प्रोविजन किससे संबंधित हो जाएंगे? पंचायत से संबंधित हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था, जो पंचायती राज से संबंधित हो जाएगी। उस समय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल था वो थे पीवी नरसिम्हा राव जी का कार्यकाल था, क्योंकि 1991 से 96 के मध्य ही इनका कार्यकाल चल रहा था। आगे देखते हैं, आर्टिकल 243 जी ये कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को जो 29 विषय प्राप्त हुए वो कौन कौन से होंगे, उनकी क्या जानकारी होगी, उनकी क्या अथॉरिटी होगी, ये सारी जानकारी आपको आर्टिकल 243 जी देता है। फिर और भी कुछ मिलान करने के लिए आर्टिकल आते हैं। जैसे सबसे पहले आता है आर्टिकल 243 क, जो कि ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा का निर्माण किससे होता है? गांव में रहने वाले सभी लोगों से नहीं होता है, ना ही ग्राम में रहने वाले सभी वयस्क लोगों से होता है, ये भी नहीं, बल्कि गांव की जो निर्वाचन सूची होगी ना, उस निर्वाचन सूची में जो भी मतदाता शामिल होंगे उनके द्वारा बनाई गई सभा को ग्राम सभा कहा जाता है। 18 वर्ष से ऊपर हो तो भी ग्राम सभा के सदस्य नहीं माने जाओगे, वहां के नागरिक हो तो भी नहीं माने जाओगे, जब तक वहां की मतदाता सूची में आप शामिल नहीं हो। ठीक है, 243 ख कहता है पंचायतों का गठन करना। पंचायतों के लिए जो है कि चुनाव वगैरह जो होते हैं ग्राम प्रधान के होते हैं, ये सभी चीजों का गठन किया जाएगा। 243 सी कहता है यानी ग, पंचायतों की संरचना, किस प्रकार से पंचायतों की संरचना होगी। और 243 घ यानी डी कहता है पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान। ये आरक्षण विमेन को दिया गया है, एससी एसटी को दिया गया है, जरूरत पड़ने पे ओबीसी को भी इसमें आरक्षण दिया जाता है। क्लियर है? ये आपको मिलान कर लेना है। प्रत्येक राज्य अपने यहाँ ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करेगा। किंतु एक अपवाद है, खासकर जिसका अपवाद नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा प्रयोग होता है,
कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं होगा। तो कहने का सामान्यतः मतलब क्या है कि जो बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर की बात की थी, ग्राम स्तर की, मध्यवर्ती स्तर जिसको हम लोग क्षेत्रीय समिति के रूप में भी जानते हैं, और जिला स्तर। तो 3 स्तरों पर पंचायतों का गठन तो किया जाएगा, लेकिन अगर कोई राज्य ऐसा है जिसकी जनसंख्या टोटल जो है कि 20 लाख से कम है, तो वहां पर केवल ग्राम स्तर पे गठित होगा और जिला स्तर पे गठित होगा, मध्यवर्ती स्तर पे उसका कोई गठन नहीं होगा। अब जैसे गोवा राज्य की बात कर ले, मुश्किल से 6 लाख जनसंख्या के आसपास है, ठीक है, तो वहां पे मध्यवर्ती स्तर की जो पंचायत है उसका गठन नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट में आप मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को देख लीजिए, यहां पर भी 20 लाख से कम जनसंख्या है, तो यहां पर भी आपको मध्यवर्ती स्तर की गठन नहीं होगा। हालांकि ये सब तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में आते हैं, जिसमें 5th शेड्यूल में पेशा लागू होता है और 6th शेड्यूल में तो एडीसी आती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आती है, वहां पे पंचायतों का नियम नहीं लगता है। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया आपको। अब देखो ग्राम सभा किसे कहते हैं, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। यानी जब तक आपका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा तब तक आप उस ग्राम सभा के सदस्य नहीं कहलाओगे, उस ग्राम सभा के निवासी नहीं कहलाओगे, चाहे आपकी उम्र 23 साल ही क्यों ना हो गई हो। वोटर के लिए आपकी उम्र 18 साल होती है, आप 5 साल अधिक हो चुके हो, लेकिन अगर आपने वोटर कार्ड नहीं बनवाया है, वोटर आईडी नहीं बनवाया, मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है, तो आप ग्राम सभा के सदस्य नहीं माने जाओगे। अब यहां पर आगे देखिए, प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाएं भी होती हैं, जैसे नगर पंचायत हो गई, नगर पालिका परिषद हो गई और नगर निगम। तो सबसे बॉटम पे जो होती है वो नगर पंचायत होती है, फिर मीडिएवल लेवल पर होती है मध्य स्तर पे नगर पालिका परिषद, और सबसे टॉप पे होती है नगर निगम। ये आर्टिकल 243 क्यू का प्रोविजन है। आर्टिकल 243 जे कहता है कि पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम राज्य विधानमंडल बनाता है। कौन बनाता है? पंचायतों के लेखा प्रबंधन या ऑडिट मैनेजमेंट से संबंधित जो भी नियम बनने हैं वो कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल बनाएगा। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को लागू हुआ, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया, इसीलिए इस दिन पंचायती राज दिवस कहा गया। पंचायत में आरक्षण का क्या प्रावधान है? तो आर्टिकल 243 डी में इसका वर्णन किया गया है। कहा गया है कि महिला आरक्षण 1/3 फिक्स है, 1/3। SC ST का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा, लेकिन यह भी 1/3 ही माना जाता है। और OBC की अगर हम बात करें, OBC आरक्षण की बात करेंगे, तो इसमें राज्य विधानमंडल जो है कि तय करेगा कि कितना आरक्षण दिया जाना है, कितना नहीं। ये राज्य विधानमंडल पे डिपेंड करता है। लेकिन संविधान के आर्टिकल 243 डी में फीमेल रिजर्वेशन की बात है और SC ST की बात है। आर्टिकल 243 ई की बात कर लेते हैं, डी तक तो हमने समझ लिया, ई की बात कर लेते हैं, या अंग जिसे कहते हैं। इसमें पंचायतों के कार्यकाल की बात की जाती है। अब जरा रिवाइज करो, यहां पर अभी आपने 243 क ख ग घ यानी ABCD पढ़ लिया, और यहां पर आप ई पढ़ रहे हैं, ठीक है। ई को अंग भी कह दिया जाता है, जिसमें पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित प्रोविजन है कि कितने साल का कार्यकाल होगा, अगर भंग होती तो क्या स्थिति होगी, सारी चीजें। देखिए, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल है। प्रथम अधिवेशन का मतलब जब पहली बार पंचायतों का गठन हो जाता है चुनाव होने के बाद, तो जो पहली तिथि होती है जिस दिन वो बैठते हैं, अपनी सभा बैठाते हैं, उस समय से लेकर 5 वर्ष तक इनका होता है। 2 कंडीशन आती हैं कि अगर समय से पहले अगर विघटित होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा, समय से पहले अगर उनके कार्यकाल 5 वर्ष पूरे नहीं हुए, उससे पहले ही अगर ये विघटित हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर निर्वाचन होना जरूरी है। अगर समय पूर्व विघटित होती है, यानी 5 वर्ष से पहले विघटित हो जाती हैं, तो पंचायतों का पुनर्गठन अवशिष्ट अवधि के लिए होता है, बचे हुए, किंतु बची हुई अवधि अगर 6 माह से कम होगी तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है, सीधा नया निर्वाचन किया जाएगा 5 साल के लिए। उत्तर प्रदेश से अगर हम स्पेशल बात करें, तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 में पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। ध्यान देना, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो वहां पे तो आपने पढ़ा कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था अधिनियम, लेकिन उत्तर प्रदेश में 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ था ये नया अधिनियम। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 में पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत में एक प्रधान महोदय होते हैं और अन्य सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है।
अन्य सदस्यों की संख्या क्या होती है? अगर मान लो पंचायतों की क्षेत्र जनसंख्या 1000 तक है तो 9 सदस्य शामिल होंगे, एक प्रधान को छोड़कर। अगर जनसंख्या 2000 तक है तो 11 सदस्य होंगे। अगर 3000 तक जनसंख्या है तो 13 सदस्य होंगे। अगर 3000 से अधिक जनसंख्या हो रही है तो आपके 15 सदस्य होंगे, फिर चाहे वो जितने भी हों। सामान्यतः किसी भी एक बड़ी से बड़ी ग्राम सभा में 4000 तक जो है कि जनसंख्या होती है, उससे अधिक ज्यादातर नहीं होती है, फिर वो दूसरी ग्राम पंचायत में काउंट होती है। अर्थात प्रोविजन क्या हुआ कि एक प्रधान रहेगा, बाकी जनसंख्या के अनुसार 9 सदस्य, 11 सदस्य, 13 सदस्य या 15 सदस्य कोई भी हो सकते हैं। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ध्यान देना कि आप कहोगे सर राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, नहीं, राज्य सरकार पहले तय करेगी कि पंचायतों का चुनाव कब कराना है। तो राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। यह राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का, जबकि पंचायत चुनाव का आयोजन कौन कराएगा? यह राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। तो पंचायतों के चुनाव कब कराने इसके निर्णय तो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, लेकिन उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर, पूरा कार्यक्रम, पूरे जो क्रियान्वयन पद्धति आयोजन कराने का ये सारा राज्य निर्वाचन आयोग करता है। फिर और आगे देखो, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, जिसे सबसे पहले मध्य प्रदेश ने लागू करते हुए पंचायती चुनाव कराया 1994 में। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हमने तो 2 अक्टूबर 1959 को सुना था कि राजस्थान के नागौर से पंचायती राज का शुरुआत होता है। वो बिल्कुल सही सुना है, कोई दिक्कत नहीं है। पंचायती राज सभा आपके अधिनियम पारित होने से पहले भी चलते थे जगह जगह क्षेत्रों में, लेकिन यहाँ प्रश्न कह रहा है कि जब ये अधिनियम लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, तो सबसे पहला जो राज्य था वो मध्य प्रदेश था, जिसने लागू करते हुए पंचायती चुनाव भी कराया 1994 में, सबसे पहले इसने किया। पेशा अधिनियम की बात करते हैं अगर हम 1996 में, पेशा अधिनियम, तो 1995 में भूरिया कमेटी की रिपोर्ट, ध्यान देना, भूरिया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पेशा अधिनियम 1996 में पारित किया गया। दो बातें समझो, पेशा की जो फुल फॉर्म होती है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पर पंचायत मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एक्सटेंशन, ठीक है, मतलब विस्तार, ठीक है, इन शेड्यूल एरिया, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। अर्थात जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, शेड्यूल एरिया, यहां पर ध्यान दो, ये क्या लिख रहा है? शेड्यूल एरिया। ये आपका 5th शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है, जिसमें वर्तमान में लगभग 10 राज्य ऐसे हैं जो अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। और इसमें जो लागू करने की पद्धति होती है पंचायतों को, इसी को पेशा नियम कहा जाता है, इसी को पेशा कह दिया जाता है। तो ये जो पेशा अधिनियम है, ये भूरिया कमेटी की रिपोर्ट पर लाया गया था, 1996 में लागू हुआ। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 को वर्तमान में 10 राज्यों में लागू किया गया, जो इनमें 10 राज्य आते हैं। ध्यान देना, इसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से राज्य हैं वो देख लो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर इन 10 राज्यों में पंचायत गठित ही नहीं है? गलत। फिर से समझो प्रश्न को, फिर से समझो। कह रहा है कि 10 राज्यों में लागू किया जाएगा, लेकिन कहां पर? अनुसूचित क्षेत्रों में। भाई गुजरात में कुछ क्षेत्र सामान्य होंगे, सारे के सारे अनुसूचित क्षेत्र नहीं ना है, सारे जनजातियों वाले क्षेत्र नहीं है, क्योंकि जो आपकी 5th शेड्यूल है वो क्या कहती है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत हम जनजातियों का कल्याण करेंगे। किसका? जनजातियों का कल्याण करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ये 10 ऐसे राज्य हैं जहां पे सामान्य पंचायत के नियम तो लागू होते ही होते हैं, लेकिन इनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र जहां जहां पे जो है कि प्रेसिडेंट के द्वारा अधिसूचित किए थे, लिस्टेड किए थे, वहां पर पंचायतों के नियम न लग के पेशा के नियम लगते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई ना? ये मत सोचना कि इन पूरे 10 राज्यों में जो है कि पूरे क्षेत्र में या पूरे राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है, नहीं नहीं, हर जगह पंचायती नियम चल रहे हैं इन 10 राज्यों में भी। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जनजातियों का जो है कि क्षेत्र ज्यादा होता है, जैसे अनुसूचित क्षेत्र के रूप में, शेड्यूल एरिया के रूप में लिस्टेड किया गया है, तो वहां पर पंचायतों के नियम न लगा के पेशा के नियम लगा जाते हैं। ये चीजें कही जा रही हैं। अब अनुसूचित 5 में विस्तार किया गया, अर्थात पेशा 6 अनुसूची में लागू नहीं होती है, ये ध्यान देना, केवल ये 5वीं अनुसूची के लिए है। अब आ जाओ पेशा अधिनियम का उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया पेशा? क्योंकि देखो जनजातियों का क्या है ना कि वो सामान्य रूप से जो है कि हमसे अटैचमेंट नहीं रखती हैं,
क्योंकि अनुसूचित जनजातियां जो होती हैं, यानी कि जनजाति जो लोग होते हैं, उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृति, उनके खान पान, रहन सहन, वो मुख्य धारा से थोड़ा अलग होते हैं। तो सामान्यतः वो सरकार या अधिकारियों से दूरी बनाकर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर भी तो कुछ लोग अब समझदार हो रहे हैं। एकलव्य स्कूल के मॉडल चलाए जा रहे हैं ताकि वो लोग भी और शिक्षित हो, वो और मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। इसीलिए उनके ही पद्धति को संचालित करने के लिए पैसा लागू कर दिया गया। तो पहली चीज, वहां के लोगों को स्वशासन प्रदान किया जाएगा कि भैया आप अपना शासन खुद करिए लोकल लेवल पर। पारंपरिक जो आपके अधिकार हैं उनकी मान्यता दी जाएगी, चाहे वो जंगल के अधिकार हो, चाहे जीवन के अधिकार हो, चाहे जल का अधिकार हो, चाहे पशु पक्षियों के अधिकार हो, जो भी आपके पारंपरिक अधिकार हैं उनको मान्यता भी दी जाएगी इस अधिनियम के तहत। प्लस जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना है, जो बहुत सारे लोगों का शोषण किया जाता है। देखो, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उनके बॉडी ऑर्गन्स को बेचा जाता है, उनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जंगलों में उनसे डील करके जंगली जानवरों को जो है कि मारा जाता है और उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, बॉडी ऑर्गन्स की जाती है। बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि उनके ऊपर न जाने कितने जो है कि आरोप लगा दिए जाते हैं। हालांकि यहाँ पे पुलिस की भी बदसलूकी होती है, जाती होती है। कुछ बड़े पहुंच वाले रईसजादे लोग होते हैं, अपने बच्चों को या अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए वो ऐसे लोगों पर भी आरोप लगवा देते हैं कुछ पैसे देके। आप देखो ना, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट, उसमें कहा गया कि सबसे ज्यादा जो मामले वो एससी एसटी के खिलाफ चल रहे होते हैं, या वो लोग जो है कि ज्यादातर जेल में बंद है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से उनके शोषण किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन प्रदान करना, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है कि ये सारे प्रोविजंस लागू करने के लिए पैसा लाया गया है। अब यहाँ पे अगर हम पेशा के तहत जो ग्राम सभा तैयार हो रही है उसकी भूमिका या उसकी शक्ति की बात करें कि वो क्या क्या काम कर सकती है पेशा के तहत। देखो, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति है। ऐसे क्षेत्रों में आप किसी भी व्यक्ति को भूमि हस्तांतरित नहीं होने देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक जनजाति दूसरे जनजाति को तो भूमि हस्तांतरित कर सकता है, लेकिन ये रोकने का मतलब है कि जनजाति व्यक्ति की जमीन किसी गैर जनजाति व्यक्ति को नहीं सौंपी जाएगी। ये ध्यान देना। लघु वन उपज का स्वामित्व, जो छोटी छोटी जंगलों से उपज पैदा होती है, लघु वन उपज, चाहे वो खेती की हो, चाहे बागानी फसल की हो, चाहे वो औषधि हो, उन पर उसका स्वामित्व रहेगा। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए खनन का पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। अभी मैं टेस्ट सीरीज देख रहा था फोरम आईएएस की, ठीक है, जो अभी एसएफजी चलाते हैं यूपीएससी के लिए। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, लघु खनिज की जगह क्या कर दिया, प्रमुख खनिज कर दिया। बाकी सारी बातें सेम रखी थी। अब कुछ बच्चों ने इसमें गलती कर दी, प्रमुख खनिज नहीं है, लघु खनिज है। तो लघु खनिजों पर जो है कि लाइसेंस प्रदान करने की बात की जाती है। अनुसूचित क्षेत्रों फिफ्थ में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता, ध्यान देना, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य द्वारा की जाती है, जिसे ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। फिर से समझो इस बात को पूरा, इस प्रोविजन को समझो। क्या कह रहा है ये, कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सदस्य ही करेगा, जिसे ग्राम सभा के द्वारा चुना जाता है। और पेशा नियमों के अनुसार यह सदस्य 1 वर्ष के लिए आम सहमति से अध्यक्ष चुना जाता है। फिर 1 वर्ष के बाद दूसरा व्यक्ति आम सहमति से अध्यक्ष चुना जाएगा। अच्छा, तृणमूल लोकतंत्र, ध्यान देना। चलो फिर आगे पढ़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस तो आपकी ममता बनर्जी जी की पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे तृणमूल लोकतंत्र लिखा है। तृणमूल मतलब जड़ से जुड़ा हुआ। इसको ग्रॉस रूट भी बोला जाता है, डेमोक्रेसी, रूट डेमोक्रेसी या ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी कहते हैं। इसका मतलब जो जमीनी स्तर से जुड़ के लोकतंत्र की प्रक्रिया का पालन होता है। जमीनी स्तर का मतलब ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाना। तो पंचायती राज पद्धति से यह संबंधित होता है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जो प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बता दो मुझे, 24 अप्रैल 1993 को जो आपका पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, इसे सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो एमपी में लागू किया गया। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य क्या होता है तृणमूल लोकतंत्र का? तो वही विकास में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना, यानी आम जनता तक शक्ति पहुंचना, नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों की जागरूकता देना और सामुदायिक विकास करना, यानी कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना। अब कुछ समितियां हैं जिन्होंने सुझाव दिए कि पंचायतों को कितने स्तर की होनी चाहिए, कितने स्तर की नहीं। जैसे बलवंत मेहता की बात करें तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी कि 3 स्तर की पंचायती राज होनी चाहिए, एक ग्राम स्तर पे, एक मध्यवर्ती स्तर पे और एक जिले स्तर पे। लेकिन अशोक मेहता जी की बात करेंगे तो इन्होंने 2 स्तरीय पंचायतों की बात की थी। इन्होंने मध्यवर्ती स्तर को गायब कर दिया, बोले ग्राम स्तर रख दो और जिला स्तर रख लो। एलएम सिंघवी साहब की बात करेंगे तो इन्होंने स्थानीय स्वशासन पद्धति की बात की थी और इन्हीं की सिफारिश पर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, और जीवीके राव की बात करें तो प्रतिनिधित्व का सुधार की बात की थी इन्होंने। अभी इनके आगे के कुछ क्वेश्चन आएंगे जहां पे ईयर भी कनेक्ट होंगे।
पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है स्पेशली मुख्य रूप से? तो बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है। अब देखो ये ईयर वाइज है, ये आपको मिलान करने के लिए आता है क्रोनोलॉजी के साथ कि पहली कौन सी कमेटी, फिर उसके बाद इसको एक क्रोनोलॉजी से सेट करने के लिए कहा जाता है। जैसे बलवंत राय मेहता जी 1957 में स्टैब्लिश होती है, अशोक मेहता 1977 में स्टैब्लिश होती है, हनुमंता राव 1984 में, जीवीके राव 1985 में, एलएम सिंघवी 1986 में, पीके थुंगन 1988 में और सादिक अली समिति 1964 में। इसको भी याद रख लेना, सादिक अली समिति भी। फिर आगे देखते हैं बी आर मेहता भी मतलब बलवंत राय मेहता जी 1957 में 3 स्तर जो बताते हैं, ग्राम स्तर, पंचायत समिति और जिला स्तर। इसी पंचायत समिति को आप क्षेत्रीय समिति भी कह सकते हो या मध्यवर्ती समिति भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम बस अलग अलग है। अशोक मेहता 1977 में 2 स्तर पे कहते हैं, एक तो न्याय पंचायत जो कि ग्राम स्तर पे गठित होगी और एक जिला परिषद की बात करते हैं। आगे देखते हैं पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा करने वाली समिति किसने की थी, यानी किस कमेटी ने कहा था कि जो पंचायती राज चल रहे हैं पहले से ही, इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए ताकि यहाँ पे जन भागीदारी सुनिश्चित हो और गांव का विकास हो सके। तो ये एलएम सिंघवी की कमेटी थी 1986, इन्होंने ही सबसे पहले कहा था। फिर आगे देखते हैं जीवीके राव ने कहा था जिला स्तर पर नियोजन होना चाहिए, यानी प्लानिंग जो है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करनी चाहिए। 1977 की दंतवाला समिति ये ग्रामीण ऋण से संबंधित थी। 1962 की संतानम समिति, इसने पंचायती राज वित्त से संबंधित भी कुछ सिफारिशें की थी। कई सारे लोगों को नहीं पता रहता संतानम समिति का, लेकिन इन्होंने पंचायती राज वित्त से संबंधित भी सिफारिशें की थी। और 1977 में अशोक मेहता की समिति थी जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, जिन्होंने 2 स्तर की बात की। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र अनुच्छेद 243 ग के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करती है। अर्थात पंचायत का क्षेत्र कितना बड़ा होगा, ये 243 ग के तहत राज्य विधानमंडल तय करेगा कि किस क्षेत्र में एक पंचायत क्षेत्र सीमित होगा, कितने हजार जनसंख्या पे सीमित होगा। अब यहां अगर आप देखोगे कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत वर्तमान में मिजोरम, मेघालय, नागालैंड राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है। समझना, क्योंकि अगर आप देखोगे 73वें संविधान संशोधन के तहत वर्तमान में मिजोरम हो गया, मेघालय, नागालैंड राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं, क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलती है एडीसी। यहां जनजातीय परिषदों और ग्राम परिषदों का अस्तित्व है। एडीसी का मतलब होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। पंचायत समितियों के कुछ नाम है जो अन्य राज्यों में किस किस नाम से जाने जाते हैं, जैसे जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में कहते हैं, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में कहते हैं, तालुका परिषद गुजरात में कहते हैं और आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में कहते हैं। पंचायत समिति कुछ और नहीं बल्कि मध्यवर्ती स्तर को ही कहा जाता है। इनके सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तथा इसका जो प्रमुख या अध्यक्ष होता है इन्हीं निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है। तो एक बात ध्यान रखो कि जो ग्राम स्तर की पंचायत होती है ना, उसमें ग्राम प्रधान जो कि अध्यक्ष होता है वहां का, वो भी आम जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और बाकी सदस्यों का भी चुनाव आम जनता के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब हम दूसरे या तीसरे चरण पर आते हैं, दूसरे स्तर या तीसरे स्तर पे, तो सामान्यतः हम सदस्यों को तो जनता के द्वारा चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन फिर यही सदस्य आपस में से किसी एक अध्यक्ष को चुन लेते हैं जो कि अप्रत्यक्ष हो जाता है। एक तरीके यहां पे जनता की भूमिका समाप्त हो जाती है तथा उस खंड या ब्लॉक के लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य भी इसके पदेन सदस्य बनते हैं। ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है, जबकि जिला परिषद परामर्शदात्री, समन्वय एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी होती है। जिला पंचायत के अध्यक्ष को जिले पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है, जबकि इनके जो सदस्य होते हैं जिला पंचायत के, इनको जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि जो ग्राम स्तर की जो पंचायत होती है उसमें प्रधान जो कि अध्यक्ष होता है उसे भी जनता डायरेक्ट चुनती है और सदस्यों को भी जनता डायरेक्ट चुनती है। लेकिन अगर मध्यवर्ती स्तर की बात करें, क्षेत्रीय स्तर की बात करें या फिर जिले स्तर की बात करें, तो वहां पे सदस्यों को तो जनता चुन रही है, परंतु वहां के अध्यक्षों को कौन नॉमिनेट कर रहा है? वही सदस्य जिनको जनता चुन के भेजती है, वही सदस्य यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं। फिर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 243
के यानी कि 243 ट के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। किसके तहत? राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है और यही पंचायत चुनाव कराता है। तो राज्यपाल क्या करेंगे? जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको नियुक्त करते हैं और यही आयोग आर्टिकल 243 जेड ए का जब प्रयोग करेगा तो नगर निकायों का चुनाव कराएगा। जब यही आयोग 243 के का प्रयोग करेगा तो पंचायतों का चुनाव कराएगा। जब जेड ए का प्रयोग करेगा तो नगर निकायों का चुनाव कराएगा। यानी राज्य निर्वाचन आयोग एक ही होता है, एक ही आयुक्त होता है, उसमें कोई अलग अलग आयुक्त नहीं नियुक्त किए जाते हैं। जब दूसरे आर्टिकल 243 के का प्रयोग होता है तो पंचायतों का चुनाव करते हैं। जब जेड ए का प्रयोग होता है तो नगर निकायों का चुनाव कर देते हैं। यदि पंचायत चुनाव में मतदान पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या विकल्प हो सकता है? मान लीजिए ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा था या पंचायत का चुनाव हो रहा था और वहां पे चुनाव से पहले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या स्थिति हो सकती है? यदि केवल एक ही अभ्यर्थी शेष रहेगा तो मतदान स्थगित हो जाएगा। भाई मान लो दो कैंडिडेट खड़े हुए तो दोनों में एक विकल्प तो था जनता के पास, या तो इसको जिताएंगे या तो उसको। लेकिन अगर एक कैंडिडेट मर गया किसी भी वजह से, ठीक है, आकस्मिक मृत्यु हुई या किसी ने मरवा दिया या कोई बीमारी हो गई, कुछ भी, तो जो बच रहा है वो तो अकेले जीत गया ना, तो चुनाव को स्थगित किया जाएगा ताकि और भी कैंडिडेट खड़े हो सकें। और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहते, मतलब 5-6 लोग उठे थे चुनाव में और एक मर गया, तो आपका मतदान स्थगित नहीं होगा, क्योंकि तब भी जनता के पास एक बहुमत मतलब विकल्प रहेगा कि आप किसको चुन सकते हैं। अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है 243 आई के तहत, और यही आयोग 243 वाई के तहत यही राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करता है। यानी एक ही राज्य वित्त आयोग होता है जिसे राज्यपाल गठित करते हैं। 243 आई के लिए पंचायतों के लिए काम करते हैं और 243 वाई के तहत ये नगर पालिकाओं के लिए काम करते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जबकि मतदाता की आयु 18 वर्ष है। मतलब मतदाता बनने की आयु तो 18 वर्ष है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। जैसे अगर मैं कहूं कि लोकसभा का आपको क्या बनना है, सदस्य बनना है, तो आपको 25 वर्ष अपनानी पड़ेगी। राज्यसभा के सदस्य के लिए आपको 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए आपको 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से पंचायतों के लिए जो है कि आपको कितना चाहिए, 21 वर्ष चाहिए। लेकिन मतदान करने के लिए सभी चुनाव में मतदान करने के लिए 18 वर्ष चाहिए। ऐसे सभी क्षेत्र जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि शामिल होते हैं तो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 3 शर्तें एक साथ पूरी कर रहे हो तो नगरीय क्षेत्र कहलाएंगे। जैसे न्यूनतम जनसंख्या वहां की 5000 होनी चाहिए, 5000 से अधिक होनी चाहिए चलेगा, लेकिन न्यूनतम तो 5000 होनी चाहिए, जबकि गांव में तो ऐसा नहीं होता है। कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। जो जनसंख्या घनत्व है वो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत वर्तमान में यूपी में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये यूपी की नगर पालिका अधिनियम। और आ जाते हैं 243 के तहत राज्य वित्त निर्वाचन आयोग, 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग और 243 जेड डी के तहत जिला नियोजन समिति होती है। अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति होगी। इसका गठन किया जाएगा और इसकी सदस्य संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन यूपी में अधिकतम 40 होती है। तो यही जो है कि जिला योजना समिति होती है जो जिले के स्तर पे पूरी प्लानिंग को तय करती है। अब अगर हम बात करें कि यूपी की जो जिला योजना समिति है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो भैया नगर पंचायतें शामिल होती हैं, ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं, क्षेत्र पंचायत। नगर पंचायत कौन होती है? जो ग्रामीण मतलब नगरीय स्तर पे सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ग्राम पंचायत जो ग्रामीण स्तर पे सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, और क्षेत्र पंचायत जो ग्रामीण स्तर पे मध्यवर्ती स्तर की इकाई मानी जाती है। तो ये तीनों ही मिलकर जिला योजना समिति का प्रमुख घटक के रूप में काम करती हैं। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा अगस्त 2005 में अधिसूचित किया गया। 2 फरवरी 2006 से इसे लागू किया गया अनंतपुर आंध्र प्रदेश में सबसे पहले। फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नया नाम मनरेगा कर दिया गया। जरा कमेंट करके बताना अब इसका न्यू नेम क्या बना दिया गया। बस एक मैं शॉर्ट में बताता हूँ, जी राम जी, आगे भी जी है, फिर बीच में राम है, फिर जी है, तो जी राम जी। इसके जो है कि पूरे फुल फॉर्म को बताइएगा। प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार में वयस्क सदस्य को कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। लेकिन अब जो है मनरेगा के तहत कुछ नियम भी बदल दिए गए। पहले 90% योगदान केंद्र सरकार करती थी, लेकिन अब 60% केंद्र सरकार केवल करेगी, 40% राज्यों पे बर्डन डाल दिया गया है। तो हो सकता है ये योजना
ठीक तरीके से प्रभावी ना हो, लेकिन सारे इंप्लीमेंट या सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे एक अलग से छोटी सी वीडियो बना के। नेक्स्ट आपसे मिलान करेगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को 1952 में शुरू किया गया और राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ठीक है, 1953 में शुरू किया गया। अब आ जाते हैं हम कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात करें, जैसे भाग 16 के तहत अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक का इसका प्रावधान किया गया। फिर चाहे वो लोकसभा में आरक्षण हो, राज्यसभा में आरक्षण हो, राज्य विधानसभा में आरक्षण हो, या फिर SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, इस तरीके का, या फिर फीमेल आयोग जो 334 का ए जो है कि बना हुआ है अधिनियम 1/3 रिजर्वेशन का, ये सारे प्रावधान जो है वंचित वर्गों के लिए अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। 330 में कह रहा है कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण है। कितना? अगर मैं कहूं SC के लिए आपकी 84 सीटें रिजर्व हैं और ST के लिए आपकी 47 सीटें रिजर्व हैं। किसमें? लोकसभा में। साथ ही साथ 331 आर्टिकल कहता है कि लोकसभा में आंग्ल समुदाय की बात होती है। हालांकि अब इसको 104th अमेंडमेंट 2020 के तहत इसको अब रद्द कर दिया गया है। 332 में राज्य विधानसभा में SC ST आरक्षण है, लेकिन यूपी में अगर मैं कहूं तो यहां पर ST आरक्षण नहीं है, कोई ST आरक्षण नहीं है, क्योंकि यहां पर पर्याप्त जनजातियों की संख्या नहीं है कि हम उन्हें आरक्षण प्रदान कर सकें। तो 332 में राज्य विधानसभा में SC ST आरक्षण है। किसी जाति या जनजाति को SC या ST घोषित करने की जो संवैधानिक शक्ति वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, और ये आर्टिकल 342(1) में वर्णित है। कोई राष्ट्रपति राष्ट्रपति ही ये तय करेगा कि कोई व्यक्ति या कोई जाति जनजाति कहलाएगी या शेड्यूल कास्ट कहलाएगी, और राज्यपाल के परामर्श से कर सकते किसी विशेष राज्य के लिए। SC ST आरक्षण राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषदों में नहीं दिया जाता, केवल लोकसभा में होता है, राज्य विधानसभाओं में होता है और पंचायतों में, नगर पालिकाओं में। 333 कहता है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हालांकि इसको भी अब रद्द कर दिया गया है। 338 SC आयोग, पीछे ही मैंने डिस्कस कर दिया था कल की क्लास में। 338 ST आयोग, 338B OBC आयोग, ये मैंने आपको संवैधानिक संशोधन वाले चैप्टर में पूरा डिटेल से डिस्कस किया था। ST आयोग की अगर मैं बात करूं, ST आयोग की, तो एक अध्यक्ष महोदय होते हैं और एक उपाध्यक्ष महोदय होते हैं और 3 सदस्य होते हैं, तो टोटल 1 + 1 + 3 = 5 हो गए। आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को 104 संवैधानिक संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया, और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जनवरी 1953 में काका कालेलकर जी की अध्यक्षता में किया गया था, परंतु अब इसे 102 संवैधानिक संशोधन के माध्यम से OBC को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 338B में इसे ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न विविधा के तौर पे। अब हम इसे पढ़ेंगे जो आखिरी चैप्टर है हमारा, और मैं आज इसे इसी क्लास में निपटा देता हूं ताकि आपको कल की क्लास में ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, इंडियन ज्योग्राफी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और यहाँ इस नंबर पे आप मैसेज करके PDF को परचेस कर सकते हो। अभी कहीं नहीं जाना है, अभी अगले 15 से 20 मिनट तक क्लास आपकी और चलेगी। तो आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न विविधा, और हमें दूसरी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी लेक्चर में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको कहीं से भी रैंडम पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एज इट इज सेम था तो हमने पूरा कॉपी कर दिया था, या यूं कहें कि पुराने वाले नोट्स को इसमें मर्ज कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के बारे में अगर हम बात करें, 24 अक्टूबर 1945 को यह गठित हुआ था। ठीक है, इससे पहले लीग ऑफ नेशंस भी गठित हुआ था 1919 में। इसके महासचिवों का क्रम पूछ लेता है, कई बार UPSC तो नहीं पूछता है खैर, हालांकि UPSC UNO पे खूब प्रश्न पूछता है, बहुत डिटेल घुस के, लेकिन UPPSC जो है कि कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले जो इसके महासचिव रहे हैं त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे, 1946 से 52 तक थे। फिर डॉग हैमरशोल्ड जो कि 1953 से 61 तक थे, और यू थॉन्ट जो म्यांमार के थे 1961 से 71 तक। फिर कुर्ट वाल्डहीम 1972 से 81 तक। कोफी अन्नान 1997 से 2006, देखो यहाँ पे हमने कुछ क्रम तोड़ दिया है। बान की मून 2007 से 16, और एंटोनियो गुतरेस 2016-17 से वर्तमान तक है। तो स्टार्टिंग के आपको कम से कम 1 2 3 4 पता रहने चाहिए पूरे क्रम वाइज। ठीक है, इनको याद रख लेना। फिर आ जाओ, ये पुराने नोट्स है हमारे जो 2023 में हम लोगों ने लॉन्च किए थे, तो उसी के लास्ट 2 पेज हैं जो आपके सेम टू सेम है, तो कोई चेंज नहीं था, तो हमने जबरदस्ती लिखने का समय व्यतीत नहीं किया। जैसे UN महासभा के प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति UN क्रेडेंशियल कमेटी की नियुक्ति की जाती है, और इस समिति में टोटल 9 सदस्य होते हैं, जिन्हें US महासभा के अध्यक्ष के प्रस्ताव पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। UN ने 8 आधार पे सुशासन को परिभाषित किया, यानी कि गुड गवर्नेंस को उन्होंने 8 बेसिस बताए हैं कि पहला भागीदारी, विधि का शासन, पारदर्शिता, अनुक्रियता, आम सहमति,
समानता और समावेशिता, जवाबदेहिता और दक्षता और प्रभावशीलता। ये पूरे 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे सुशासन को डिफाइन किया जाता है। यूएन महासचिव की जो लिस्ट है ये भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये मैंने यहीं पे रोक दिया, आप देख लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है। फिर यूएन की आधिकारिक भाषा क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अंग्रेजी है, अंग्रेजी नहीं, कई भाषाएं हैं, जैसे अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी। ध्यान देना, हिंदी यहाँ की आधिकारिक भाषा नहीं है। हिंदी यूएन की आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं है। टोटल देखा जाए तो आपकी 6 भाषाएं आधिकारिक रूप से अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी। यूनेस्को के द्वारा सर्वप्रथम 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाए जाने की घोषणा की गई, 21 फरवरी को। जून 2022 में यूएन महासभा द्वारा बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया और जिसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली और भाषाओं का उल्लेख किया गया। हिंदी, उर्दू, बंगाली भाषा का भी उल्लेख किया गया। आईएलओ से भी प्रश्न बन जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। यह यूएन की सबसे पुरानी विशेषीकृत एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? जेनेवा में। विधि का नियम सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया था? विश्व न्याय परियोजना के द्वारा जारी किया था, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। यही जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें अगर आप देखोगे कि टोटल 15 सदस्य होते हैं। 5 आपके वीटो पावर युक्त यानी कि स्थायी मेंबर होते हैं और प्लस 10 आपके मतलब अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं, जिनका एक बार का कार्यकाल 2 साल का लगातार होता है, ठीक है। और ये सचिवालय जहां पे आपके महासचिव बैठते हैं, जो कि वर्तमान में एंटोनियो गुतरेस हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? यह विश्व मानवाधिकार आंदोलन से संबंधित एक संगठन है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और यह गैर सरकारी संगठन है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। ऐसी एक ग्रीन पीस इंटरनेशनल है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल अगर वर्ड यूज होता है तो एनवायरमेंट या पर्यावरण से संबंधित है, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक रिपोर्ट जारी करते हैं, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, एक मानवतावादी चिकित्सीय गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इस संस्था को 1999 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, सॉरी वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स था जो मैं बता रहा था आपको, वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, वो अलग है, ये डॉक्टर्स के बारे में है। एशिया की धुरी यानी कि पाइवट टू एशिया किस देश की विदेश नीति है? तो यूएसए। यूएसए ने जो है कि अफगानिस्तान पे जब कब्जा करने का प्रयास किया तो उसी समय से इन्होंने कहा कि भैया आगे 21वीं सदी की जो शक्ति होगी वो 21वीं सदी में भारत, जापान, चाइना जैसे देश एशिया में ज्यादा पावरफुल होंगे। रॉ का गठन यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो इंडिया की है, खुफिया एजेंसी, 21 सितंबर 1968 को पीएम इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में इसके गठन हुआ और यह संस्था मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत आती है। आईएसआई क्या है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो कि पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। सीआईए यूएसए की है, रॉ भारत की है। फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। राष्ट्रमंडल का कोई अपना चार्टर या संधि या संविधान नहीं है। स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। यह भारत के राष्ट्रमंडल से जुड़ाव के संदर्भ में जेएल नेहरू जी ने कहा था कि हमने राष्ट्रमंडल से कोई समझौता नहीं किया, बल्कि स्वेच्छा से जो है कि समझौता किया, कोई बाध्यकारी नहीं है और इसीलिए हम जब चाहेंगे तब इससे अलग भी हो सकते हैं। फिर आगे एक और थियरी आती है, पंचशील सिद्धांत, जो कि भारत और चाइना के बीच में थी। चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के मध्य एक समझौता था जिसमें क्षेत्रीय अखंडता एवं प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान करना है। यानी कोई भी देश आपस में दूसरे देशों की सम्मान की बात रखेंगे, अखंडता की बात रखेंगे, कभी भी उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अनाक्रमण यानी कि कभी भी आक्रमण की स्थिति नहीं होनी चाहिए, अनाक्रमण रहेगा। आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे। परस्पर लाभ तथा समानता की बात करेंगे, म्यूचुअल प्रॉफिट की बात करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। तो ये पंचशील सिद्धांत है जो सामान्यतः भारत और चाइना के मध्य हुआ था, लेकिन इस सभी देशों के साथ भारत लागू करता है। भारत के द्वारा 2003 के नाभिकीय सिद्धांत न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई गई थी। यानी
पहले हम न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं करते हैं, ना ही हम न्यूक्लियर अटैक करते हैं। सबसे पहले अगर सामने वाले किसी पार्टी ने की, सामने वाले किसी देश ने किया, तो हम न्यूक्लियर वेपन को छोड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान हमें बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे। अब उन्हें कौन बताए कि जितने तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब टोटल बनाए हैं ना, उतने तो हमारी एक गाड़ी में समेट के आ जाते हैं, और हमारे पास हजारों की संख्या में न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो ये सारी चीजें, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल था 2003 में, जब न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आई थी। तो सार्क की बात करें तो सार्क के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। संविधानेतर अधिकार किसे कहते हैं? भाई जो संविधानेतर संस्था, जैसे क्या होता है, जिसका वर्णन संविधान में नहीं होता है, उन्हें संविधानेतर कहते हैं। वैसे अधिकारों की बात करें, वह शक्ति जो संविधान में सम्मत नहीं है या संविधान में वर्णित नहीं है, उसे ही हम संविधानेतर अधिकार कहते हैं। कुछ घटनाएं हैं, जैसे एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नामकरण 1955 में हुआ, और सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार केरल में 1957 में गठित हुई। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा? यानी कि जो डीएम है उनको संस्थागत करिश्माई शक्ति किसने कही? रजनी कोठारी ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा जाता है। और आगे बात करते हैं, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, ये अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियां या पदवी नहीं है। जैसे 18 में लिखा है ना कि उपाधियों का अंत होना या उपाधियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं टाइटल का, लेकिन जो भारत रत्न दिए जाते हैं या पद्म पुरस्कार, जिसमें कि आपका पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये सभी कोई भी उपाधि या टाइटल नहीं, ये एक सम्मान है, पुरस्कार है। इनका प्रारंभ 1954 में किया गया। 1978, 1979, 1993 से 97 के बीच में इन्हें निलंबित कर दिया गया था। वैसे देखा जाए तो वार्षिक भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक वर्ष में अधिकतम 3 होती है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि 5-5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? तो 1954 में 3 लोगों को मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये 3 व्यक्ति थे जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न दिया गया 1954 में। जून 2009 में सृजित UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके प्रथम अध्यक्ष नंदन नील केड़ी साहब थे और प्रथम महानिदेशक RS शर्मा थे। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की पहली व्यक्ति जोईता मंडल, जो कि 2017 में वेस्ट बंगाल में लोक अदालत की न्यायाधीश भी बन गई थी। और महिला एवं बाल विकास विभाग वर्ष 1985 में MHRD मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था, जिसे 30 जनवरी 2006 को स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में बनाया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो अब MHRD का भी नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का नाम भी बदल के अलग कर दिया गया। खाद्य और पोषण मंडल, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड FNB की स्थापना 1964 में की गई थी और वर्तमान में यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय प्रेस काउंसिल एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। भारतीय प्रेस काउंसिल एक अर्ध न्यायिक भी है और वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1966 में संसद के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट समझौते हैं जो आपको पता रहे, जैसे ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, जिसमें याद है ताशकंद समझौता क्या था? लाल बहादुर शास्त्री जी की जिसमें डेथ भी हो गई थी ताशकंद में ही। भारत USSR के मध्य संधि इंदिरा गांधी ने की थी 1971 में, और एक नेचुरल एलाई यानी कि प्राकृतिक मित्र के रूप में जो है कि रूस को घोषित किया गया। शिमला समझौता जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जी 1972 में हुआ, जब बांग्लादेश का जो है कि निर्माण हुआ और पाकिस्तान के लगभग 90,000 आर्मी ने समर्पण कर दिया था। फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था जल विवाद को समाप्त करने के लिए। तो ये आपको ईयर वाइज भी पूछे जाते हैं। जिबूती आचार संहिता क्या है? देखो जिबूती क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है जो लाल सागर के पास जो है कि देखने को मिलता है, और समुद्री डकैतों के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इसे 2009 में अपनाया गया। इसके 20 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं वर्तमान में। अगस्त 2020 में भारत भी इसमें एक ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हो गया था। कुछ और आंदोलन, जैसे एपिको आंदोलन के P हेगड़े इसके जो प्रमुख हैं, चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ के मेधा पाटकर, शांति घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली हैं। ठीक है। CDS की बात करें, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो रक्षा मंत्री के सलाहकार होंगे CDS, जो कि सबसे पहले CDS बिपिन रावत थे। वर्तमान में कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। CDS पद की जो अधिकतम आयु होती है 65 वर्ष, उसके बाद उनको जो है कि सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष भी होते हैं। CDS रक्षा अधिग्रहण परिषद एवं रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं और उसके सदस्य होते हैं।
बीएसएफ की बात कर लेते तो बीएसएफ की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया। कब किया गया बीएसएफ का गठन? 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसकी तैनाती मुख्य रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर की जाती है। एसएसबी की बात करें, सशस्त्र सीमा बल, इनकी तैनाती मुख्य रूप से नेपाल, भूटान की सीमा पर की जाती है और असम राइफल्स की नियुक्ति चीन और म्यांमार की सीमा पर की जाती है। तो इन सभी की नियुक्ति के बारे में पता रहे और गठन के बारे में। आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थापित की गई कहां पे? माउंट आबू में, और यह गृह मंत्रालय के अधीन होती है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना 1986 में बंगलुरु में हुई थी। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, यह प्रसिद्ध पुस्तक श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने लिखी थी और इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। अतुल कोहली की एक पुस्तक है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, यानी कि भारतीय लोकतंत्र की सफलताएं। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडियाज फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस, ये भी इनकी पुस्तक है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 9 जनवरी 2003 से की गई है। ठीक है, एलएम सिंघवी की समिति की रिपोर्ट पे की गई थी। पहले ये प्रत्येक वर्ष होता था, अब 2-2 साल पर होता है। आर्कटिक काउंसिल क्या है? इस पर एक मेंस का क्वेश्चन भी आ चुका है, ध्यान देना। आर्कटिक काउंसिल पर एक मेंस यूपीपीसीएस में प्रश्न भी आ चुका है पॉलिटी में। एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी फोरम है जिसका गठन 1996 में किया गया। ओट्टावा जो कि कनाडा का एक क्षेत्र है, यहाँ के घोषणा पत्र के तहत यूएसए, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, टोटल 8 देशों की सदस्यता के साथ इसका स्थापना हुई 1996 में। और इस परिषद के स्थायी पर्यवेक्षक में अन्य देशों के साथ भारत और जापान भी शामिल हैं। विश्व की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो श्री माओ भंडार नायके 1960 में श्रीलंका की बनी थी। यूएन द्वारा 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाने का प्रयास शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 1992 से प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2007 से प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये आखिरी हमारा टॉपिक है उल्फा। व्हाट इज दिस उल्फा? उग्रवादी एक संगठन है जो किस राज्य से संबंधित है? तो असम से है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। एक और ग्रुप है आपका पीपुल्स वॉर ग्रुप, एक आतंकवादी संगठन है जिसकी स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली सीतारामैया नामक नक्सली नेता ने की थी, जो कि एक नक्सलवादी संगठन भी है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये क्लास तो हमारी कंप्लीट हो चुकी पॉलिटी की, और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो प्लीज आप कांटेक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पे जो 8527594636। इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज ही करना है, तभी आपको रिप्लाई मिलेगा। कोई अदर कॉल वगैरह करते तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, जो आप बहुत देर से परेशान थे कि सर कब नेक्स्ट क्लास होगी, तो देखिए टोटल अगर मैं बात करूं तो हमारी पॉलिटी का ये 7वां लेक्चर है। ठीक है, ये हमारी पॉलिटी का कौन सा लेक्चर है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेक्चर नंबर 17। टोटल लेक्चर 17 थे जिसमें हमने पूरी पॉलिटी कवर कर ली है। 2 मिनट का भी समय नहीं लूंगा, 1 मिनट से अंदर ही सारी बातें समझा दूंगा, नहीं तो कल फिर पूछते रहोगे कमेंट में, नहीं पता चलेगा। देखो ऑलरेडी मैंने इंडियन ज्योग्राफी की क्लास शुरू की थी, जिसमें मेरा ये प्लान था कि भाई 2-2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलेंगे, लेकिन जो पॉसिबल नहीं हो पाया। हालांकि इसी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, और अब जो आपकी क्लास आएगी वो 4th क्लास से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, अब 4th क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा, और जिन्होंने इसकी एक भी क्लास नहीं देखी होगी, इसी प्लेलिस्ट में आप नीचे चले जाओगे, वहां पर आपको मिल जाएगी। अब उसे मैं मैन्युअली भी करूंगा ना, तो वो ऊपर नहीं आ सकती, वो नीचे रहेंगी, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना। तो पॉलिटी टोटल हमारा 17 लेक्चर में कंप्लीट है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।